ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उस लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और टाइप्स देखे। आज के लेक्चर में हम इम्यून सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। राइट, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लेक्चर है वो आपको एक बेसिक लेक्चर दे रहा हूँ जिसके बिहाफ पर आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने डाउट्स को भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, है ना। तो बेसिक लेक्चर हमारा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, डिफेंस देता है अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी जो हमें डिफेंस की एबिलिटी जो मिलती है, हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो इम्यून सिस्टम के कारण ही मिलती है। यानी शॉर्ट में हम ये बोलेंगे प्रोवाइड इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? इम्यून सिस्टम जो हमारा है बच्चों वो इम्यून ऑर्गन और इम्यून सेल से बना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्यून ऑर्गन्स के बारे में। तो इम्यून ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों वो उनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक तो इम्यून सेल का ओरिजिन या फॉर्मेशन और एक उनका डेवलपमेंट करना। राइट, और दूसरा फंक्शन है इम्यून सेल का एक्शन साइट भी ऑर्गन होते हैं। यानी इम्यून सेल का जो ओरिजिन करते हैं, जहां इम्यून सेल डेवलप होती है वो भी इम्यून ऑर्गन होते हैं, और इम्यून सेल जहां अपना एक्शन करती है वो भी इम्यून ऑर्गन होते हैं। राइट, तो बच्चों जो इम्यून ऑर्गन इम्यून सेल का ओरिजिन और डेवलपमेंट करेंगे उन्हें अपन कहते हैं प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। यानी अब आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी इम्यून ऑर्गन का क्या फंक्शन है, तो बड़ा सिंपल बताना है आपको। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन वो होते हैं जो इम्यून सेल का ओरिजिन करते हैं और इम्यून सेल का डेवलपमेंट करते हैं। राइट, और जहां इम्यून सेल अपना एक्शन करती है उनको कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। समझ गए ना बच्चों? तो इम्यून ऑर्गन बेसिकली दो टाइप के हुए, एक प्राइमरी इम्यून ऑर्गन और एक सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन वो हुए जहां इम्यून सेल ओरिजिन होती है और डेवलप होती है। सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन वो हुए जहां इम्यून सेल अपना एक्शन करती है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इम्यून ऑर्गन एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन? फंक्शन समझ आ गया सबका? ठीक। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन के अंदर कंसीडर होता है बच्चों बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो जो है मैंने आपको बताया था, रेड बोन मैरो कहां होता है, जो मैं आपको फिर से बता देता हूं। रेड बोन मैरो कहां होता है कि जो ये लॉन्ग बोन होती है, इस लॉन्ग बोन का जो ये हेड रीजन है, ये मिडल रीजन है और ये हेड रीजन, ये हेड रीजन। इस हेड रीजन में स्पॉन्जी बोन होती है इस तरह से। ये कौन सी बोन है? स्पॉन्जी बोन। और ये जो स्पॉन्जी बोन की कैविटी है, इस कैविटी में जो बोन मैरो होता है इसे कहा जाता है रेड बोन मैरो। यानी रेड बोन मैरो कहां होता है? स्पॉन्जी बोन की कैविटी में और हेड रीजन में लॉन्ग। राइट, ऑल इम्यून सेल का ओरिजिन कौन करता है? रेड बोन मैरो करता है। बहुत ही बेहतरीन बच्चों, एक एक लाइन याद रखनी है आप। पहले आपके बताओ प्राइमरी इम्यून ऑर्गन कौन होते हैं? जो इम्यून सेल का ओरिजिन और डेवलपमेंट करते हैं। बात समझ आ गई? अब रेड बोन मैरो कौन हुआ? जो ऑल इम्यून सेल का ओरिजिन करेगा, सारी
ब्लड सेल्स जो बनाएगा वो रेड बोन मेरो है। रेड बोन मेरो जो है वो बी सेल का डेवलपमेंट भी करता है। ओरिजिन सबका करता है लेकिन डेवलपमेंट केवल बी सेल का करता है, इसीलिए तो उसको बी सेल कहते हैं, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि उसका डेवलपमेंट बोन मेरो में होता है। ओरिजिन भी बोन मेरो और डेवलपमेंट भी बोन मेरो। इज दैट क्लियर? समझ आएगा एकदम अच्छे से? अब बात आती है थाइमस। थाइमस बच्चों मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में भी बताया था कि हमारा जो ये थोरेसिक रीजन है, यहाँ पर जो मीडियास्टिनम रीजन है, नियर हार्ट, नियर लंग्स, यहाँ थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और ये थाइमोसिन हार्मोन बनाती है। और यहां पर देखो ऑल इम्यून सेल का ओरिजिन किसने किया? बोन मैरो ने। लेकिन थाइमस जो है यहां पर ऑल इम्यून सेल डेवलप होती है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया? सभी सेल का ओरिजिन बोन मैरो और सभी सेल का डेवलपमेंट थाइमस। एक बी सेल ऐसी है जिसका डेवलपमेंट बोन मैरो करता है, राइट? समझ आ गया? और थाइमस ऐसी ग्लैंड है बच्चों जो एज के साथ साथ रिटार्ड हो जाती है। मैंने बताया था विद एज ये रिटार्ड हो जाती है। अगर एज बढ़ता जाएगा तो थाइमस रिटार्ड होता जाता है, और यही कारण है कि जो ज्यादा एज में जो होते हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, उनमें इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि इम्यून सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो प्राइमरी इम्यून ऑर्गन समझ गए बच्चों? क्या काम हुआ? इम्यून सेल का ओरिजिन और डेवलपमेंट। ओरिजिन कौन करेगा? रेड बोन मैरो। डेवलपमेंट कौन करेगा? थाइमस। बस एक बी सेल है जिसका डेवलपमेंट भी बोन मैरो करता है, करेक्ट? ये इजी है, समझ आ गया? ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन की। अब सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन का फंक्शन पूछे तो यहां पर इम्यून सेल्स अपना एक्शन करती हैं। इम्यून सेल का ओरिजिन और डेवलपमेंट किसने किया? प्राइमरी ऑर्गन में। और सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन वो होगा जहां पर इम्यून सेल अपना आकर फंक्शन करेगी। तो सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन में आता है बच्चों लिम्फ नोड या लिम्फेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यू हमने 11th में भी पढ़े थे, जैसे हमारे टंग के नीचे टॉन्सिल रीजन में फेरिंजियल टॉन्सिल यहाँ लिम्फोइड टिश्यू थे, है ना? इसके अलावा आप इनको आपने वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा था, वहां भी लिम्फोइड टिश्यू थे, लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स। तो बॉडी में ऐसी कई जगह है जहां पर लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, राइट? और दूसरा है बेटा स्प्लीन। स्प्लीन आपने पढ़ा होगा, इस साइड में है ना, पेनक्रियाज के पास, या आप ये बोलिए कि डायफ्राम के ठीक नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में, है ना? तो स्प्लीन जो है इसे रिजर्वायर ऑफ ब्लड कहा जाता है, इमरजेंसी ब्लड बैंक कहते हैं इसे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं इसे, डेड आरबीसी यहाँ पर लाइसिस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? स्प्लीन में ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, यानी ब्लड में कोई पैथोजन है तो यहाँ इम्यून सेल जो है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर देगा, यानी इम्यून सेल अपना एक्शन करेगा। और लिम्फ नोड में जो इम्यून सेल्स होगी वो लिम्फ का प्यूरिफिकेशन कर देगी। यानी बेटा हमारी बॉडी की दो फ्लूइड है जो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, लिम्फ और ब्लड। तो ब्लड में कोई पैथोजन है तो उसको इम्यून सेल अपना एक्शन करके स्प्लीन में प्यूरिफाई कर देगा, और लिम्फ में अगर कोई पैथोजन है तो इम्यून सेल अपना एक्शन करके लिम्फ नोड या लिम्फेटिक टिश्यू में उसको प्यूरिफाई कर देगी, मतलब पैथोजन को डीएक्टिवेट कर देगी, डैमेज कर देगी। तो इम्यून सेल ने अपना एक्शन कहां किया? लिम्फ नोड में, और इम्यून सेल ने अपना एक्शन कहां किया? स्प्लीन में। करेक्ट? बात समझ आ गई? तो ये सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन हमारे। तो बच्चों मेरे हिसाब से इतना टफ टॉपिक नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी इम्यून ऑर्गन क्या होता है तो आप रफली बताइए, जहां इम्यून सेल ओरिजिन और डेवलप होती है। एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस,
ऑल इम्यून सेल का ओरिजिन कौन करता है? बोन में। और ऑल इम्यून सेल का डेवलपमेंट कौन करता है? थाइमस, एक्सेप्ट बी सेल। इज दैट क्लियर? सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन में कौन आता है? लिम्फ नोड और स्प्लीन। यहां पर क्या होता है? यहाँ इम्यून सेल अपना एक्शन करती है। वेरी सिंपल है बेटा, ये बहुत इजी है। इम्यून ऑर्गन क्लियर हो? तो हमारा इम्यून सिस्टम दो चीजों से बना हुआ था, एक इम्यून ऑर्गन और सेकंड था इम्यून सेल। तो आइए अब हम बात करते हैं इम्यून सेल। अगर हम बच्चों इम्यून सेल्स की बात करें तो एक बार मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इम्यून सेल्स का ओरिजिन कौन करता है? इम्यून ऑर्गन। इम्यून सेल का डेवलपमेंट कौन करता है? इम्यून ऑर्गन। इम्यून सेल अपना एक्शन कहां करती है? इम्यून ऑर्गन्स। बात समझ आ गई? अब इम्यून सेल्स जो होती हैं इनको बच्चों हम अच्छा समझ लें। पहले इम्यून सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अब इम्यून सेल्स दो तरह की होती है बेटा, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। 11th में बच्चों मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड के कंपोनेंट्स में मैंने ये चीज आपको क्लियर करवाई थी। वहां वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं, नोट्स आपके बने हुए हैं तो देख सकते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स इम्यून सेल्स होती हैं, कुछ लोग WBC से भी सिंपल समझ लीजिए आप। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती है बच्चों? ग्रेन्यूल बर्ड, यानी इनकी स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो ग्रेन्यूल्स होती है इनमें केमिकल फिल होते हैं जो एक्शन लेते हैं, केमिकल से भरी हुई होती है। और प्लस ये PMNL होती है बेटा। PMNL का मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मतलब इनमें जो न्यूक्लियस है वो डिफर मॉर्फोलॉजी का होता है। डिफर मॉर्फोलॉजी, डिफर शेप का होता है, अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस होता है। यानी इन सेल्स में ग्रेन्यूल्स है इस तरह से, ये ग्रेन्यूल्स है इसलिए इन्हें ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और इनके न्यूक्लियस लॉब्ड होते हैं इस तरह से, अलग अलग शेप का होता है। अब इनको स्टेनिंग के बेस पर हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। राइट? ये न्यूट्रल स्टेन लेती है, ये एसिडिक स्टेन लेती है और ये बेसिक स्टेन लेती है। राइट? न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट क्वांटिटी में है। दूसरा, ये फर्स्ट डिफेंस एक्शन लेती है। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो ये पहला डिफेंस एक्शन लेती है और फैगोसाइटोसिस का काम करती है। क्या काम करती है? फैगोसाइटोसिस। यानी पैथोजन को इनगल्फ करके डाइजेस्ट करती है। एसिडोफिल ये एलर्जन केमिकल रिलीज करती है, एलर्जन केमिकल रिलीज करती है, तो ये एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। बेसोफिल भी कहीं ना कहीं एलर्जन रिलीज करती है और प्लस ये फैगोसाइटिक भी होती है, यानी फैगोसाइटिक नेचर भी होती है इसकी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, हालांकि मैंने 11th में आपको अच्छे से कराया। ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है बच्चों लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब ये ए ग्रेन्युलोसाइट है, ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। राइट? अब लिम्फोसाइट जो होती है बच्चों वो तीन तरह की होती है, बी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल या इसे एंटी ट्यूमर सेल भी कहते हैं, ये ट्यूमर के अगेंस्ट काम करती है। अब देखो बी सेल का मैंने बताया था ना आपको, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, अभी HI ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी सेल सेल मीडिएट इम्यूनिटी देती है, राइट? तो ये दोनों भी क्लियर हो गया। और ये एंटी ट्यूमर सेल है, नेचुरल किलर सेल। मोनोसाइट जब ब्लड से टिश्यूज में जाती है तो इसे मैक्रोफेज कहते हैं, और वहां अलग अलग टिश्यू में इसके अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। ये जो मैक्रोफेज है या मोनोसाइट है, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी फैगोसाइटोसिस करती है, पैथोजन को इनगल्फ करके डाइजेस्ट करना, फैगोसाइटोसिस। सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। इज दैट क्लियर?
तो ये हमारा पूरा इम्यून सिस्टम का एक टॉपिक पूरा हो जाता है। ठीक है ना, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटे छोटे 2 टॉपिक और आज अपन पूरे कर लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है आज का हमारा एलर्जी। एलर्जी को समझते हैं आप। ये बहुत आसान टॉपिक है और आपको समझ आ जाएगा। एलर्जी क्या है बेटा? एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। क्या है बच्चे की? हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। यानी अगर हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल एक्शन करता है, नॉर्मल एक्शन नहीं करता है, एक्सएजरेटेड इफेक्ट दे रहा है ना, तो उससे एलर्जी होती है। मतलब अति हो रही है, इम्यून सिस्टम अपनी नॉर्मल फंक्शन के बजाय एबनॉर्मल फंक्शन दे रहा है, तो उसका रिजल्ट एलर्जी है। और भी बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन उसका एक रिजल्ट एलर्जी भी है। एलर्जी क्यों होती है, इसको एक अच्छे मैकेनिज्म से समझिए। पूरा मैं एक मैकेनिज्म से समझाता हूँ, बाकी आप नोट्स रीडिंग कर लेंगे। जैसे बच्चों, ये हमारी बॉडी में बी सेल है, बी लिम्फोसाइट, राइट, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, बी सेल पर ही होती है। ठीक है, और ये कोई एलर्जन एंटीजन आ रहा है। कौन आ रहा है? एलर्जन एंटीजन। बॉडी में एलर्जन एंटीजन आ रहा है। एलर्जन एंटीजन कौन हो सकता है? जो आपको एलर्जी किससे कॉज होती है। जिस एंटीजन से आपको एलर्जी होती है उसको एलर्जन एंटीजन कहते हैं। और एलर्जन एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एलर्जी आपको किसी चीज से भी हो सकती है, लाइक कोई फूड पार्टिकल हो गया, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, इवन एयर से भी हो सकती है। ठीक है ना, पोलन ग्रेन से हो सकती है, डैंड्रफ से भी हो सकती है, हेयर डैंड्रफ से भी हो सकती है, आपको सुन रहे हैं, और एनिमल डस्ट से भी हो सकती है आपको। कहने का मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल, क्लॉथ से भी हो सकती है, किसी क्लॉथ फाइबर से भी हो सकती है, कपड़े से भी हो सकती है। सो जो एंटीजन आपको एलर्जी कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड एलर्जन एंटीजन। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, देखो, ये एंटीजन आएगा यहां पर बाइंड। ठीक है, बाइंड होने के बाद आपको पता है बी सेल क्या होती है? एक्टिव होती है, डिफरेंशिएशन करेगी, डिफरेंशिएशन करके प्लाज्मा सेल बनाती है और मेमोरी सेल बनाती है। पता है आपको ये बात? अब जब भी कोई एंटीजन आता है तो बी सेल की जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी बनाती है, आईजीजी। क्या बनाती है? आईजीजी। बताया था ना मैंने एंटीबॉडी में आपको, ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है। आईजीजी क्या करती है? एंटीजन को किल कर देती है। सब कुछ सही था, अगर ऐसा होता तो आने वाला एंटीजन मर जाता। सब कुछ सही था, इम्यूनिटी थी, ये डिफेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलर्जन एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो बी सेल को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इस तरह से बी सेल में चेंज करते हैं कि बी सेल आईजीजी नहीं बना पाती और इसकी जगह पर आईजीई बना देती है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, इन प्लेस ऑफ आईजीजी, आईजीजी बनना चाहिए था, लेकिन क्या बन गया? आईजीई बन गया। और आईजीई मैंने आपको बताया था क्या है? एलर्जन एंटीबॉडी है, इसी वजह से एलर्जी होती है। अब क्या होगा, देखो एलर्जी कैसे होगी। अब आईजीई क्या होती है? एंटीजन स्पेसिफिक तो होती नहीं है, तो मतलब ये एंटीजन से रिएक्ट तो नहीं करेगी, तो मतलब एंटीजन किल नहीं होगा। तो ये आईजीई क्या करती है? हमारी बॉडी में मास्ट सेल होती है, ग्रेन्युलोसाइट है वो, मास्ट सेल। कौन सी सेल है? मास्ट सेल। तो आईजीई क्या करती है बच्चों? सपोज करो ये आईजीई है, तो ये आईजीई क्या करती है? मास्ट सेल के साथ जाकर बाइंड हो जाती है इस तरह से। ये आईजीई कहां बाइंड हो गई जाकर?
मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि एंटीजन के साथ तो बाइंड हो नहीं सकती है, राइट। अब ये मास्ट सेल के साथ बाइंड हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम एलर्जन एंटीजन का अटैक हो रहा है, एंटीजन का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। सेकेंड टाइम दोबारा फिर से देखो, जब फर्स्ट टाइम अटैक होगा तब तो ये चीज बनेगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सेकेंड टाइम एलर्जन एंटीजन का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो सब सेकेंड टाइम एलर्जन एंटीजन का अटैक होगा तो वो यहां पर बाइंड हो जाएगा इस तरह से, एंटीबॉडी से बाइंड हो, ये एंटीजन बाइंड हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब मास्ट सेल रप्चर हो जाएगी, यानी ब्रेक होगी, मास्ट सेल क्या होगी, रप्चर होगी इस एंटीजन के बाइंड होने से। और जब मास्ट सेल रप्चर होगी तो इसकी जो ग्रेन्युलोसाइट है यहां से, इनसे केमिकल रिलीज होगी, ये केमिकल रिलीज होगी, और इन्हीं केमिकल की वजह से एलर्जी होगी, करेक्ट। तो ये समझ आया आपको एलर्जी का प्रिंसिपल, IgE बनना इन प्लेस ऑफ IgG, और सेकंड अटैक के बाद ये काम होगा। और ये जो केमिकल रिलीज होते हैं, ये केमिकल कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। एलर्जी के केस में ये जो एलर्जन केमिकल होते हैं जो मास्ट सेल रिलीज करती है, ये एलर्जन केमिकल में आता है बेटा हिस्टामिन, जो कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, सीरोटोनिन जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर है, और ये वेसो डायलेटर है। इसी तरह ब्रेडिकाइनिन। सो दीज आर एलर्जन केमिकल, ये एलर्जन केमिकल है जो मास्ट सेल रिलीज कर रही है, और इन्हीं की वजह से एलर्जी होती है। और एलर्जी के सिम्टम आते हैं जैसे हे फीवर, ठीक है, अट्रिकेरिया, स्नीजिंग, है ना, टीयरिंग, कफ, सुन रहे हैं बेटा, इचिंग। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ एलर्जी, और ये सिम्टम किसकी वजह से आते हैं, इन केमिकल की वजह से आते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा एलर्जी का प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है, बात समझ आ गई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बस। और ये IgE किसकी वजह से बनती है, एलर्जन एंटीजन, उन्हीं एंटीजन्स को एलर्जन एंटीजन कहते हैं जो IgE बनवा देते हैं इन प्लेस ऑफ IgG। इज दैट क्लियर? अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, एलर्जी का जो डायग्नोसिस है वो ब्लड टेस्ट से होता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है इसके, और इससे पता चलता है कि आपको पर्टिकुलर किस चीज की एलर्जी है, डस्ट की है, फूड की है, फाइबर की है, किस चीज की एलर्जी है वो आपको ब्लड टेस्ट से पता चलता है। ट्रीटमेंट क्या लिया जाए इसके लिए, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या लिया जाता है बेटा, एंटी हिस्टामिन ड्रग ली जाती है, ऐसी मेडिसिन ली जाती है जो एंटी हिस्टामिन, यानी एलर्जी का कारण कौन है, हिस्टामिन, तो एंटी हिस्टामिन ड्रग ली जाती है। इसके अलावा हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी यूज करते हैं, ताकि, क्योंकि एलर्जी किस वजह से हो रही है, इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्शन की वजह से हो रही है, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में हम स्टीरॉइड ड्रग आती है, स्टीरॉइड, है ना, कोर्टिसोल वगैरह वगैरह, एड्रेनलिन ड्रग, स्टीरॉइड ड्रग जो होती है वो ले, ताकि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का रोल करते हैं, राइट। या फिर बेटा इसका क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन किया जाता है ऑफ इम्यून सेल्स, इम्यून सिस्टम, यानी बार बार वो एलर्जन एंटीजन इंजेक्ट करवाया जाता है बॉडी में, तो कभी तो बी सेल आप उसे सही रिकॉग्नाइज करें, और कभी तो IgE ना बनाकर वो क्या बनाए, IgG बनाए, और IgG जिस दिन बनाने लग जाएगी उस दिन एलर्जी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, और एलर्जी का प्रिंसिपल है, ये एकदम फुल फ्लेश आपका एलर्जी का टॉपिक हो गया, समझ आ गया। ये इम्यून डिसऑर्डर के टॉपिक में पढ़ोगे आप, इम्यून सिस्टम जब नॉर्मल एक्शन करता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इम्यून सिस्टम जब एबनॉर्मल इफेक्ट करता है तो इम्यून डिसऑर्डर आते हैं, और उसी में एलर्जी का एक टॉपिक है। इज दैट क्लियर? समझ आया? इसके बाद बेटा एक और डिसऑर्डर अपने देखते हैं यहां पर,
एक और डिसऑर्डर देखते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है इसको समझिए, मैं बेसिक समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। पहले इसको समझिए फिर पढ़ेंगे। होता क्या है बच्चों, जैसे हमारी बी सेल, ठीक है, इसी तरह हमारी टी सेल या मैक्रोफेजेज, ऑल आर इम्यून सेल्स। ये सारी हमारी क्या है, इम्यून सेल्स है, ये इम्यून सेल्स है, राइट। हमारी इम्यून सेल्स पर एक एंटीजन होता है, इस पर MHC सेकंड, MHC सेकंड, MHC फर्स्ट, ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये हमारा सेल्फ एंटीजन है, यानी MHC हमारी बॉडी का सेल्फ एंटीजन है, ये हमारी बॉडी का एंटीजन है, ये हमारा अपना एंटीजन है। ये क्या करता है, हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन, ये किसी नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचानने में हेल्प करता है। ये हमारा सेल्फ एंटीजन है, इनके अलावा बॉडी में कोई और एंटीजन आया तो वो नॉन सेल्फ होगा, और हमारे इम्यून सेल को उसके खिलाफ एक्शन लेना है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, यानी ये हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन है, ये इम्यून सेल्स पर होते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आया कि क्या आरबीसी पर सेल्फ एंटीजन होता है, नहीं, MHC आरबीसी पर नहीं होता, आरबीसी इम्यून सेल नहीं है, ध्यान रखना, आरबीसी रेड ब्लड सेल इम्यून सेल की कैटेगरी में नहीं आती, इम्यून सेल की कैटेगरी में कौन आता है, WBC, जो मैंने अभी आज बताया। तो क्या होता है बेटा, हमारी इम्यून सेल्स जो है उन सब पर क्या है, सेल्फ एंटीजन। ये MHC दो टाइप का होता है, MHC फर्स्ट और MHC सेकंड। मैंने बता भी दिया है कि इस पर क्या क्या होता है, बी सेल पर फर्स्ट होता है, बाकी इन पर सेकंड है। इज इट क्लियर? तो यहां तक समझ आए। और ये सेल्फ एंटीजन किसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, नॉन सेल्फ। लेकिन अगर हमारी इम्यून सेल हमारे एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर ले, नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की बजाय वो सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर ले, तो फिर वो किसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगी, वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एक्शन ले लेगी। और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एक्शन लेगी, अपने के खिलाफ ही एक्शन ले लिया, तो फिर ये खुद ही क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये एंटीबॉडी खुद के खिलाफ बना लेगी। समझ आए? अब आप जरा नाम पे गई, नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो, ऑटो मतलब अपने ही खिलाफ इम्यून एक्शन ले लेना, अपने ही खिलाफ इम्यून एक्शन ले लेना। समझ आ रहा है आपको? वो तो ये बात होगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत की रखवाली कौन करेगा, मतलब इम्यून सेल ने अपने के खिलाफ ही एक्शन ले लिया, तो फिर क्या होगा, पूरा डिस्ट्रॉय होगा, अपने खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, अपने खिलाफ साइटोटॉक्सिन बन जाएगा और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाएगा। समझ आ गया? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझने के लिए अब आप अच्छे से समझिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि इम्यून सेल रिकॉग्नाइज कर लेती है, रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन इन प्लेस ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन, यानी वो सेल्फ एंटीजन को ही पहचान लेती है, किसकी जगह, नॉन, पहचानना किसको था, नॉन सेल्फ को, लेकिन किसको पहचान लिया, सेल्फ को, यानी वो इम्यून एक्शन ले लेती है किसके अगेंस्ट, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, यानी सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट वो एक्शन ले लेती है। तो इसमें क्या होगा, जो इम्यून सेल होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी, अपने ही खिलाफ एक्शन हो गया है। इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये तो बहुत खराब डिसऑर्डर है, अपना सिस्टम अपने ही खिलाफ हो गया है, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ आ गया था बच्चे से? अब ये डिसऑर्डर क्यों होता है? ये डिसऑर्डर इसलिए होता है बच्चों, इस डिसऑर्डर के होने का कारण क्या है? इस डिसऑर्डर के होने का कारण है एक तो स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ऐसा होता है,
या न्यूरोलॉजिकल न्यूरो एंडोक्राइन इम्बैलेंस, एंडोक्राइन इम्बैलेंस। अगर हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड नहीं है या हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कोई वायरल इंफेक्शन भी इसका कारण हो सकता है, और बेटा इसका ओल्ड एज फैक्टर भी इसका कारण हो सकता है। ये सब कारण है जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इज दैट क्लियर? बेसिक कारण है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता से बढ़कर होती है बच्चा, ध्यान रखना। चिंता बहुत खतरनाक चीज है। स्ट्रेस आप में बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत बड़ा कारण। कई बार हमने देखा है ना, हमारे घर में माताएं होती है, बुजुर्ग होते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, ये वो। हम जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करके कहता है नहीं, कुछ भी नहीं है, सब सही है। सब सही नहीं है, उनको एक डिसऑर्डर है। क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो स्ट्रेस से हो सकता है, वो हार्मोन इम्बैलेंस से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, एज फैक्टर के कारण हो सकता है। उन्हें स्ट्रेस फ्री रखो, सब सही हो जाएगा। तनाव मुक्त रखो उन्हें, सब सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो दीज आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, समझिए। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आपको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनके एग्जांपल्स देखिए। इनके एग्जांपल में आता है, देखो, माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नर्व सिस्टम स्लो वर्क करने लग जाता है इसमें, तो इससे क्या होता है, मसल भी स्लो एक्शन करेगी। पैरालिसिस जैसा केस भी आ सकता है। हाशिमोटो डिसऑर्डर, ये थायरॉक्सिन की कम होने की वजह से होता है, थायरॉक्सिन के लो लेवल की वजह से होता है, राइट। इसके अलावा देखो, इसके अलावा आप देख सकते हो डिसऑर्डर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आर्थराइटिस का नाम सुना है ना आपने, जॉइंट्स पे, तो वो भी इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक कारण बन सकता है। इज दैट क्लियर? सो आज हमने दो डिसऑर्डर पढ़े, इम्यून डिसऑर्डर, एक एलर्जी और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्लियर। और एक था और टिश्यू रिजेक्शन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में टीसी सेल का एक्शन, जो मैंने आपको सेल मीडिएट इम्यूनिटी में पढ़ा दिया था कि अगर हम मिसमैच ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो टी सेल उसको रिजेक्ट कर देती है, वो भी मैंने आपको करा दिया था। तो ये इम्यून डिसऑर्डर पढ़ा हमने आज, और आज हमने इम्यून सिस्टम के बारे में भी जाना। आशा उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेसिक लेक्चर है, अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।